हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजर्स ये कर लिया था। नॉट ऑब्जेक्टिव बट देयर मेन फंक्शंस, देयर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ वाज समथिंग जो हमने देख लिया था। नाउ इसके बाद हमें अगले एस्पेक्ट पे आना है इस चैप्टर के, विच इज़ गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सीएफओ का मेन काम, तीन जनरली मेन काम होते हैं। पैसा लाना, पैसा को यूज़ करना यानी कि इन्वेस्ट करना, एंड तीसरा इज़ मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ यानी कि जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उस कंपनी के, उनका पैसा बढ़ाना। अब शेयर होल्डर्स वेल्थ बढ़ाने के लिए क्या, सीधी सीधी बात है कि शेयर होल्डर का कंपनी में क्या लिया होता है, उन लोगों ने शेयर लिए होते हैं, तो यानी कि शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो उनकी वेल्थ बढ़ेगी। तो शेयर होल्ड, अब उस कंपनी के शेयर की वैल्यू कैसे बढ़ेगी? तो कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ाने के लिए कंपनी जैसे ही ज़्यादा पैसा कमाने लगेगी वैसे ही उनका शेयर का वैल्यू बढ़ेगा। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि किसी कंपनी का रिजल्ट अनाउंस होता है, या जो क्वार्टरली रिजल्ट आए या एनुअल रिजल्ट आए, तो उसके बाद कंपनी के शेयर के प्राइस अचानक से बढ़ते हैं, अगर अच्छा हुआ तो, अगर गंदा हुआ तो गिरते भी हैं। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ का मतलब सीधा सीधा है, और ये कैसे हो सकता है? सीधी सीधी सी बात है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब इसके बाकी के चार एग्जांपल जो है ना, वो इसी के अराउंड घूमेंगे कि मैक्सिमाइजेशन कैसे करनी है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे ही आपका रिटर्न बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सेम बात बोल रहा है। ग्रोथ इन अर्निंग पर शेयर, जैसे ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे ही ग्रोथ होगी। ऑप्टिमम लेवल ऑफ लीवरेज, लीवरेज मैं आपको आगे बताऊंगा, इसके आगे ही अभी एक एग्जांपल दूंगा, उसमें आपको ये वाला पॉइंट समझ में आएगा। बट अभी आप इतना समझिए कि लीवरेज अगर ऑप्टिमम लेवल पे आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एंड देन इज़ मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये तो बहुत क्लियर सी बात है कि जैसे ही हम कॉस्ट कम करेंगे वैसे ही हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो सारी की सारी कहानी एक ही है कि प्रॉफिट प्रॉफिट बढ़ाओ तो इनका शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ेगा। नाउ आगे आते हुए, अब इन जनरल वो ऐसा क्यों होता है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है तो फिर हम कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको बताता हूँ कि शेयर, किसी भी शेयर का, या नॉट जस्ट शेयर, कुछ भी, कोई सी भी सिक्योरिटी जैसे कि बॉन्ड हो गया या डिबेंचर्स हो गए या शेयर्स हो गए, तो इन सब की वैल्यू उस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आगे उससे हमें कितना फ़ायदा मिलने वाला है। तो अभी आगे इसका अगला चैप्टर है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और इसके आगे वैल्यूएशन वगैरह भी है सिक्योरिटीज़ का, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि किसी भी सिक्योरिटी की वैल्यू आज के डेट में इज़ बेस्ड ऑन कि आगे वो मुझे क्या फ़ायदा देने वाली है। तो क्योंकि अगर किसी कंपनी का आज प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो उसमें से मेरे को अपनी हिस्सेदारी भी ज़्यादा मिलेगी, और अगर वो हिस्सेदारी ज़्यादा मिली, आज मिली और आगे भी मिलेगी, तो इसका मतलब है कि वो आगे मेरे को ज़्यादा पैसा देने वाली है, और अगर आगे ज़्यादा पैसा देगी तो फिर उसके लिए मैं ज़्यादा पैसा देना चाहूँगा आज, या उसकी वैल्यू आज ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि जैसे ही उसका प्रॉफिट बढ़ा वैसे ही उसके शेयर के प्राइस बढ़ जाते हैं, और शेयर के प्राइस बढ़े तो शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ता है। नाउ रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ, इसका, अब ये लीवरेज वाला पॉइंट है, रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। एक सीएफओ का ये काम भी है कि वो कि कोई सा भी जो अपना डिसीजन ले रहा है उसमें, क्योंकि हर एक डिसीजन में थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होता है, थोड़ा सा रिटर्न होता है। हमने अभी स्कैम 1992 सीरीज़ अगर आप लोगों ने देखी हो तो उसमें एक बहुत फेमस डायलॉग है कि रिस्क है तो इश्क है। सो दैट इज़ मोर अबाउट कि जहाँ आपको ज़्यादा रिस्क मिलेगा वहाँ आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। बट उनका क्या काम है? रिस्क कम से कम रखना है, रिवॉर्ड ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, यानी या फिर ऑप्टिमल सिचुएशन लिखनी है कि जहाँ पे कंपनी को अच्छा फ़ायदा हो कम से कम रिस्क पे। तो अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ फॉर नाउ। एक मैंने इसका एग्जांपल प्रिपेयर किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेवरेज ओनली। लेवरेज क्या होता है ये भी आपको पता चलेगा। लेवरेज ये होता है कि हमारे पास दो तरह के, फाइनेंशियल लेवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है, और इन जनरल लेवरेज दो तरह के होते हैं, फाइनेंशियल भी होता है, ऑपरेशनल भी होता है। ऑपरेशनल, और ये लेवरेज का मतलब होता है कि हम फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा इनकर करें ताकि हमें या फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा इनकर करें ताकि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी कम हो जाए। यहाँ पे हम फाइनेंशियल लेवरेज की बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल लेवरेज में फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है? जो हम लोन ले लेते हैं उसमें हमारा फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है, यानी कि हम फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा इनकर करें ताकि हमारी वेरिएबल कॉस्ट यानी कि इक्विटी की कॉस्ट कम हो जाए। तो यहाँ पे केस वन वाला जो है वो लीवरेज पॉइंट है, लीवरेज पार्ट है, इसमें हमने लीवरेज लिया है। केस टू में हमने कोई लोन नहीं लिया, यानी कि इसमें कोई लीवरेज नहीं लिया। अब इसके आगे देखो, मैंने दो केस बनाए हुए हैं कि 10,000 रुपये का कैपिटल रिक्वायरमेंट था, तो एक में तो हमने कोई लीवरेज नहीं लिया यानी कि पूरा इक्विटी लगाया, एक में हमने 2,000 का लोन ले लिया यानी कि लीवरेज है।
इस पे 5% का इंटरेस्ट भी लगेगा। अब उसके बाद क्या हुआ, इतने का धन इतना डाल के हमने 10,000 रुपये डाल के धंधा स्टार्ट किया, 11,000 की सेल हुई, 10,000 का कॉस्ट लग गया, 1,000 का प्रॉफिट आया। अब 1,000 के प्रॉफिट पे सबसे पहले तो हम लोन देंगे इस वाले केस वन में, तो उसके बाद बच गया 900 रुपये मेरे पास। और दूसरे केस में कोई लोन लिया नहीं था तो हमें वो वापस करने की ज़रूरत है नहीं। 900 रुपये यहाँ पे बचे हैं, 8,000 का इन्वेस्टमेंट मैंने लगाया था, यानी कि 8,000 पे मैंने 900 रुपये कमाए, यानी कि 11.5 11% के आसपास का मेरा प्रॉफिट रहा। इस वाले केस में क्या है कि 1,000 रुपये मैंने लगाए थे, 1,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, 10,000 रुपये लगाए थे, 10% का प्रॉफिट रहा। यानी कि टेक्निकली ये वाला केस मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि मैंने परसेंटेज टर्म्स में यहाँ ज़्यादा पैसा कमाया। और वो कंपैरिजन भी हम परसेंटेज टर्म्स में ही करेंगे, 900 और 1,000 को कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तो मैंने कम पैसे लगा के 900 रुपये कमा लिए, 8,000 ही लगाए थे, यहाँ पे 10,000 लगा के 1,000 रुपये कमाए हैं। तो ये वाला केस बढ़िया हुआ। अब एक दूसरा एग्जाम्पल, इस वाले में केस वन में हमने लेवरेज किया है अगेन, केस टू में नहीं किया। अब यहाँ पे क्या है कि 15,000 की ज़रूरत थी, 8,000 का कैपिटल लगाया, 7,000 का हमने लोन ले लिया, यहाँ पे पूरे पूरे के पूरे कैपिटल से लगाया। 1,000 का प्रॉफिट हुआ, उसमें से हमने लोन दे दिया 560, बाकी बच गया, यहाँ पे 1,000 बचा, यहाँ 440। अब ये 440 को मैंने 8,000 रुपये लगाए थे, तो एवरेज अगर मैंने निकाला तो 5.5% का मैंने एक साल में कमाया। यहाँ पे 6.67%, यहाँ बढ़िया कौन सा हुआ, 6.67%। तो इससे क्या पता चला कि हमेशा ऐसा कोई नहीं है कि अगर हमने लोन ले लिया तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा परसेंटेज के टर्म्स में, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा। हमें दोनों के दोनों केसेस में हमें ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे हमारा रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि हमें फिक्स वो देना पड़ेगा, लेकिन रिवॉर्ड भी ज़्यादा है, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ एक ये कॉस्ट ऑफ सॉरी नॉट कॉस्ट ऑफ रिटर्न जो है वो हमारा बढ़ जाएगा, 1.25% से बढ़ जाएगा, यानी कि रिस्क भी ज़्यादा है यहाँ, रिटर्न भी ज़्यादा है यहाँ। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ लीवरेज वर्क्स। लीवरेज से हमें ऑप्टिमल लेवल ऑफ लीवरेज पे पहुंचना है। उससे क्या होगा कि ऑप्टिमल लेवल पे जाके हमारा प्रॉफिट जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। दिस इज़ डन। फाइनेंशियल रिस्क एंड रिटर्न भी मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंशियल रिस्क क्या है, कि हमें उसको उतना फिक्स जो है इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। रिटर्न, फाइनेंशियल रिटर्न वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा उसके चक्कर में। लेवरेज भी मैंने आपको बता दिया। नाउ कमिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल फंक्शंस। तो फाइनेंस फंक्शन की ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी एक कंपनी में सीएफओ किसको रिपोर्ट करता है, कौन किसको रिपोर्ट करता है, उसका बेसिक आइडिया आपको लगेगा। सबसे ऊपर होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है शेयर होल्डर्स बताते हैं कि कौन होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। फिर इसके बाद होता है सीईओ, जो कि ऑफ कोर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिठाते हैं सीईओ को, और वो फिर ऑफ कोर्स कंफर्म होता है एक बार शेयर होल्डर्स से। तो जिन लोगों ने शेयर होल्डर्स बिठाते हैं इसको, ये बिठाते हैं इसको। और फिर सीईओ के नीचे आता है सीएफओ। सीएफओ उसको रिपोर्ट करता है कि डेली का काम, जैसे इसका मैनेजर हो गया ये। अब सीएफओ के नीचे बहुत सारी टीम्स होती हैं, ट्रेजरी हो गई, टैक्सेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बजट बनाने वाले हो गए, अकाउंटिंग वाले हो गए। उसके बाद और भी होते हैं, जैसे कि रेवेन्यू बुक करने की टीम अलग होती है, हालांकि ये सारा का सारा अकाउंटिंग में ही आ जाता है, बट कई कंपनीज में अलग अलग भी होता है। तो ऐसे करके ऑर्गेनाइजेशन ऐसी सी होती है। अब चैलेंजेस क्या है फाइनेंशियल मैनेजर के, मतलब इतनी सारी कहानी हो गई, हमने गोल देख लिया, वो क्या काम करता है वो ये देख लिया। अब ये लास्ट पॉइंट ये है कि क्या क्या दिक्कतें आती है उसको काम करते हुए। तो हमें सबको पता है कि क्या क्या तीन मेन काम है। मोबिलाइजेशन ऑफ फंड यानी कि पैसा लाना, इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा लगाना, शेयर होल्डर का मैक्सिमम वेल्थ क्रिएट करना। तीसरा, तीन काम हो गए, ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं उसके। चौथा, जो नए नए रिस्क आ रहे हैं ना मार्केट में, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। मान लो कि जैसे अभी अडानी का सीएफओ को नया इशू आया होगा, जब हिंडरबर्ग ने रिपोर्ट निकाल दी, उसके बाद क्रेडिट स्विस ने भी ये बोल दिया कि इसके बॉन्ड हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उसको ये नया रिस्क आ गया मार्केट में, उससे कैसे काम करना है। तो ये सारे रिस्क से भी उसको लड़ना है, उसका रास्ता निकालना है, लोगों से बात करनी है, और जो भी सोल्यूशन है वो निकालना है। तो ये भी एक उसका चैलेंज है। यहाँ तीन लिखे हैं, क्योंकि इन लोगों ने इन दोनों को एक माना है, एक ये माना दो, और एक ये तीन, आप चार लिख सकते हो। ये कह के कि मोबिलाइजेशन एक इशू है, इन्वेस्टमेंट एक इशू है, दोनों अलग अलग हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ तीसरा, और चौथा पॉइंट रहेगा कि डीलिंग विद कंटिन्यूअली इंक्रीजिंग रिस्क। फिर इन समरी सीधी सी बात यह है कि सीएफओ के जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, तीन काम होते हैं: एक्विजिशन ऑफ फंड, यूज़ ऑफ फंड, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर और वेल्थ। और इनके दिमाग में एक चीज़ हमेशा होती है, रिस्क कम से कम, रिस्क कम से कम, रिवॉर्ड ज़्यादा से ज़्यादा।
ये चीज़, ये इनका वो है, रामबाण शब्द है जिसको ये हमेशा ध्यान में रखते हैं। ओके गाइज, आई थिंक दिस चैप्टर इज़ डन, या इट इज़ डन। तो इसके बाद अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है वो आप मेरे को कमेंट्स में डाल सकते हो, मैं वहाँ से उठा के फिर आपको बता दूंगा। और या फिर या तो वहीं कमेंट कर दूंगा, या फिर अगले क्लास में मैं उसको ले लूँगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर।